चलो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग समझ रहे थे, कल हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच की सोसाइटी कैसे उसका डिवीजन था, कैसे 3 स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि क्या प्रिविलेजेस मिलते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, उनको किसी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। बट जो थर्ड स्टेट होते थे, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे, उसमें काफ़ी कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता था। कुछ एजुकेटेड लोग भी होते थे उसमें, उसमें पुअर लोग भी होते थे, उसमें लैंडलेस लेबर्स भी होते थे, कुछ वेल्दी लेबर्स भी होते, वेल्दी फार्मर्स होते थे जिनके पास खुद का लैंड है। ठीक है, तो वो मिक्सचर ऑफ डिवीजन था तीनों स्टेट्स का, फ्रेंच की सोसाइटी का। उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित थे, जो सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब थे, वो थे थर्ड स्टेट वाले। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं और वहाँ के जो फ्रांस की जनता है, उनके लिए स्ट्रगल हो गया सर्वाइव करना। कैसे? सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव समझते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन राइजेस फ्रॉम 1715 टू 1789। 1715 से लेके 1789 तक, 1715 से 1789 तक जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन बढ़ जाती है। यानी कि 23 मिलियन से बढ़ के हो जाता है 28 मिलियन, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन राइज कर जाती है। अब जब 5 मिलियन पॉपुलेशन राइज कर गई है तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज करता है वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है किसी भी कंट्री में। या घर से अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं घर में हम 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, घर में अगर हम 2 लोग रह रहे हैं तो 6 रोटी काफी है, 8 रोटी काफी है खाने के लिए। लेकिन घर में अगर 4 लोग रहेंगे, 2 न्यू गेस्ट आ गए, तो उस दिन तो 8 रोटी बनेगा नहीं, उस दिन तो रोटी बढ़ा चढ़ा के बनेगा। 10 लोग आ गए तो और रोटी बढ़ा के बनेगा, 20 रोटी बनेगा या 40 रोटी बनेगा। जिस दिन 100 गेस्ट आ गए, उस दिन तो खाना घर में हम लोग बनाई भी नहीं करेंगे, उस दिन तो खाना हलवाई बिठ के बनाएगा। दूसरा बात, आओ दिन के मुकाबले उस टाइम में फूड ग्रेन्स की जरूरत ज्यादा होगी। भाई एक पैकेट नमक से काम ना चलेगा। ठीक है, आटा 10 किलो आटा से काम नहीं चलेगा, ज्यादा आटा की जरूरत होगा। तो मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे फ्रूट ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है। सेम था फ्रांस के साथ, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था वहां पे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लगी। बट फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन था, जो फ्रूट ग्रेन्स का प्रोडक्शन था, वो पॉपुलेशन के डिमांड के हिसाब से नहीं चल रहा था। यानी कि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ही स्लो था। प्रोडक्शन का जो रेट था, जो वहां पे फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका बहुत प्रोडक्शन का जो रेट था काफी स्लो था। मतलब जैसे डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट्स में जो गुड्स हैं, मार्केट्स में जो फूड है वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। अब मार्केट में जो फूड है वो बहुत कम मात्रा में अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा दाम में बिकेंगे। जैसे सपोज करते हैं स्ट्रॉबेरी, मार्केट में नॉर्मली फल तो चलो सब मिलता है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है क्योंकि मार्केट में कम अवेलेबल होता है, इसलिए उसका दाम भी सब फल से ज्यादा होता है। ठीक है, सब फल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सेम चीज देखने को मिलता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन राइजेस, और फूड ग्रेन का डिमांड राइज करता है, फूड ग्रेन डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस हो नहीं पाता है। इसकी वजह से वैसे फूड्स जो जनरली हम लोग को नेसेसरी है उनका प्राइस बढ़ने लगता है। जनरली फ्रांस वालों को जो नेसेसरी था उनका प्राइस बढ़ने लगता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड नॉर्मली हर किसी को जरूरत होता है, डेली का फूड है, वो स्टेपल फूड है, डेली खाने वाला फूड है ब्रेड रोटी। उसका प्राइस बिल्कुल बढ़ने लगा, बहुत हाई रेट तक उसका प्राइस जाने लगा। प्लस में अगर हम लोग लेबर्स की बात करते हैं अगर, तो लेबर्स जो होते थे वो वेजेस पे काम करते थे। वेजेस जो होता है फिक्स्ड सैलरी होती है, तो वो वहां के जो लेबर्स थे, फ्रांस के लेबर, वो वेजेस के ऊपर फ्रांस के जो लेबर्स थे वो वेजेस पे काम करते थे, फिक्स्ड वेजेस पे काम करते थे। ठीक है, तो फिक्स्ड वेजेस पे जब काम करते थे और जैसे जैसे फूड ग्रेन्स का, स्टेपल फूड वगैरह का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उनका प्राइस बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है, तो भैया कहां से हो पाएगा? अमीर आदमी तो खरीद लेगा स्ट्रॉबेरी, गरीब आदमी क्या करेगा? वही आम से बोल रहे हो भाई, पेड़ से जामुन झाड़ेगा, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांटा वाला इमली के भुट्टा इमली के खेत में घुस गया, ये झाड़ झूर करेगा, और तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है गरीब के पास, वो आखिर लाएगा कहाँ से पैसा उतना? तो ये एक दिक्कत हो गया फ्रांस में कि भाई आखिर उतना पैसा आएगा कहाँ से? डिमांड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है और प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है। और जिस साल हार्वेस्टिंग खराब हो जाए, जिस साल फसल खराब हो जाए, क्रॉप ही खराब हो जाए, चाहे वो सूखा की वजह से क्रॉप खराब हो जाए या बारिश हो जाए, ये क्या बोलते हैं, बर्फ पड़ गया, ओला पड़ गया, उस वजह से अगर क्रॉप जो है वो खराब हो गया,
हार्वेस्टिंग खराब हो गया, पुअर हार्वेस्टिंग हो गया, उस टाइम तो आओ दिक्कत। जब हार्वेस्टिंग खराब हो गया उस टाइम तो और दिक्कत। अब तो ऐसा सिचुएशन बन गया कि भाई जो हमारा बेसिक नीड है, जो हमको डेली लाइफ के लिए जरूरत है, वही हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि कोई घर में रोटी नहीं बन रहा है। सिंपल मीनिंग इसका है, क्या कि गेहूं का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आटा नहीं बन पा रहा है पिसा के। जब आटा नहीं बन पा रहा है तो उसका क्या उसको बोलते हैं, आटा गुथाया कैसे, और जब आटा गुथाएगा नहीं तो रोटी बनेगा कैसे, है ना। तो सेम चीज है, जो हम लोग को डेली लाइफ का जरूरत है वो हमको मिल ही नहीं पा रहा है। इसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब हमारा बेसिक नीड, जो हमारा जरूरत का चीज है, जो सबसे बेसिक नीडेड है हमको, वो अवेलेबल नहीं होता है, वो एकदम इंडेंजर्ड सिचुएशन में होता है कि अब ना तभी खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है ये सबसिस्टेंस क्राइसिस? जिसमें हमारा जो बेसिक नीड है, जो हमारे बेसिक लाइफ के लिए जरूरत है, हमारे लाइफ के लिए जो बेसिक नीड्स है, वो चीजें भी क्या हो जाए, इंडेंजर्ड सिचुएशन में हो जाए। मतलब हो सकता है कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल भी नहीं करेगा। उस सिचुएशन में हमारे बेसिक चीजें आ जाए जो हमारे डेली लाइफ में जरूरत है, उस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो क्या है, पॉपुलेशन बढ़ा तो एक बार थोड़ा सा क्या कर लेते हैं उसको, मतलब ये जो पूरा क्या चीज बोलते हैं यार, समझ नहीं आता है, क्या ये कर लेते हैं सब कहानी जैसे समरी 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 कर लेते हैं इसको। ठीक है, समरी कर लेते हैं इसको कि भाई सबसे पहले क्या देखे लोग स्ट्रगल टू सर्वाइव में, कि जो पॉपुलेशन था वो 5 मिलियन बढ़ा, 23 मिलियन जो पॉपुलेशन था 1715 में, 1789 आते आते वो 28 मिलियन हो गया, यानी कि पॉपुलेशन 5 मिलियन राइज कर गया। जिसकी वजह से मार्केट में फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया, अनाजों की डिमांड बढ़ गई, खाना का डिमांड बढ़ गया, बट उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं पाता था, जिसकी वजह से अनाजों का ना चाहते हुए भी दाम बढ़ाना पड़ गया मार्केट में। और क्योंकि वर्कर्स जो थे, ज्यादातर थर्ड स्टेट में जो वर्कर थे, उनका फिक्स्ड वेज होता था, उनका सैलरी बिल्कुल फिक्स होता था, और दाम बढ़ते जा रहा है अनाज का, तो वो कहाँ से उसको अवेल कर पाएंगे, वो कहाँ से उस अनाज को खरीद पाएंगे, कहाँ से उसको पैसा आ पाएगा उतना खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। इस वजह से क्या होता था कि एक तो से ये सिचुएशन बन गया कि भाई लग रहा है कि हम लोग बेसिक नीड जो हमको जरूरत है वो भी अवेलेबल नहीं है। प्लस में जब हार्वेस्ट खराब हो जाए, जब फसल ही खराब हो जाए, जब खराब मौसम की वजह से, चाहे सूखा पड़ गया, ड्राउट आ गया, या फिर हेल पड़ गया, स्नो पड़ गया, ओला वगैरह गिर गया, उस वजह से क्या हो गया, हार्वेस्ट जो क्रॉप है वो खराब हो गया। वो खराब हो गया तब और दिक्कत, तब तो मार्केट में गुड्स आएगा नहीं, फूड ग्रेन्स मार्केट में आएंगे नहीं, जब मार्केट में आएगा नहीं तो लोगों के पास पहुंचेगा कैसे। तो ये एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसमें लोगों की जो बेसिक जरूरतें होती हैं लाइफ की, वो बिल्कुल मुश्किल में, डेंजर में दिख जाता है। इन डेंजर मतलब लग रहा है कि अब खत्म ही होगा हमारा बेसिक जो जरूरत है, जैसे रोटी भुजिया, ये सब जरूरी है डेली। अब कल से रोटी भुजिया की जगह हम लोग को बालू ईटा खाना मिल जाए तो कहाँ से काम चलेगा, नहीं काम, वैसे बहुत गंदा एग्जांपल था ये, लेकिन कहाँ से काम चलेगा, काम नहीं चल पाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, यानी कि बेसिक जो हम लोग का नीड है जीने के लिए, वो क्या है, मुश्किल में पड़ा हुआ है, यानी कि वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव समझ में आ गया होगा, कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस का एक टर्म आया हमारे सामने, कैसे फ्रांस के सामने सबसिस्टेंस क्राइसिस का प्रॉब्लम अराइज हुआ, कैसे एक ही कारण बनेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जैसे अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बनते जा रहा है। जैसे सबसे पहले सोसाइटी में पढ़ते हैं, तो सोसाइटी का जो डिवीजन है ये सोशल कॉजेज है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए सोसाइटी का कॉज है। सोसाइटी इस तरह से डिवाइडेड था कि कहीं ना कहीं लोगों में एक भावना जनरेट होगा। सपोज करते हैं अगर हम थर्ड स्टेट के हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं, इसमें से 2 मेरा बड़ा भाई जो है उसको खूब मनी बैक मिल रहा है, मनी बैक नहीं उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी मिल रहा है, पॉकेट मनी उन लोग को मिल रहा है, हमको 1 रुपये वाला टॉफी दे दिया जा रहा है मिला के, उन लोग को 100 रुपये पॉकेट मनी मिला, हमको 1 रुपया टॉफी लाया, तो मेरे मन में जलन की भावना, मतलब क्या बोलते उसको, जलन की भावना मेरे मन में भी रहेगा कि अच्छा बड़ा होगा तो प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा हम ही लेंगे। ठीक है तो ये वाला थॉट हो सकता है जनरेट होगा लोगों के मन में, कहीं ना कहीं सोशल कॉजेस हो गया, सोसाइटी का कॉज हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सेकंड हम लोग समझे कि भाई वहां पे क्राइसिस था, फ्रांस में क्या था, क्राइसिस था, और ऐसा क्राइसिस था कि भाई जो थर्ड स्टेट के लिए ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको टैक्स के लिए भी पेमेंट करना है सरकार को, टैक्स के लिए भी उनको सरकार को देना है पैसा, ठीक है, प्लस में खाना के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा बच ही नहीं रहा है,
और खाना का दाम बढ़ते ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग राजा के ऊपर डिपेंड करेंगे, राजा से सवाल करेंगे कि भाई गरीब लोग जो है, जो हम लोग लोअर क्लास के लोग हैं, हम लोग के लिए भी राजा कुछ ना कुछ सोचे। तो ये सब कॉजेस चल रहे हैं कि ये सब क्या कॉजेस है जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। और उसी में एक और तीसरा कॉज है ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन्वेस्टेज एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इसमें थर्ड कॉज हो जाएगा हमारे लिए ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ थर्ड स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से प्रिविलेजेस जो चल रहे थे, जो प्रिविलेजेस होता है मतलब क्या, जो प्रियोरिटी मिल रहा था नोबिलिटी और कलर्जी को, ये कैसे उनको एंड की तरफ ले जाएंगे, कैसे उनसे सवाल करेंगे इसके ऊपर, कैसे टेंशन का माहौल क्रिएट होगा, कैसे ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाके कन्वर्ट होगा, वो समझना है। ठीक है, तो देखते क्या है। पीजेंट एंड वर्कर अर्लियर रिवोल्टेड फॉर टैक्स इंक्रीमेंट एंड फूड स्कार्सिटी। पहले के टाइम में भी जब टैक्स बढ़ाया जा रहा था और फूड की दिक्कत हो रही थी, तो पीजेंट जो थे, जो वर्कर्स थे, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत हाई टैक्स पे कर रहे हैं, प्लस में फूड की इतनी कमी होगी तो फूड का दाम थोड़ा कम होना चाहिए। तो उन्होंने अर्लियर भी इस चीज के लिए क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, रिवोल्ट किया था, बट नॉट गेट अ बिग स्केल टू चेंज दिस ऑर्डर। बट उनको वो स्केल नहीं मिल पाया, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसको एक तरह से चेंज कर पाने के, कि जो इंक्रीमेंट ऑफ टैक्सेस है, जो फूड की दिक्कत है, फूड में फिर प्राइस का बढ़ना है, इसके लिए पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, आगे समझो। इसके बाद क्या होता है कि सडनली 18th सेंचुरी में, इसके बाद क्या होता है कि 18th सेंचुरी में हमको दिखाई देता है धीरे धीरे एक नया क्लास निकलते हुए, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू क्लास दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। थर्ड स्टेट के अंदर ही एक नया क्लास निकल के बाहर आता है, जो बिल्कुल एजुकेटेड क्लास है, जो पढ़े लिखे क्लास है, जो थोड़े से क्या है, प्रॉस्पेरस है, थोड़े से वेल्दी है, थोड़ा उनके पास माल पानी थोड़ा ज्यादा है उनके पास। ठीक है, तो एक इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास हम लोग को देखने को मिलता है। और उनके जो तरीके हैं, मतलब उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो कोई उसमें मर्चेंट है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, कोई ओवरसीज ट्रेड कर रहा है। ओवरसीज ट्रेड मतलब दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, मैन्युफैक्चर्स करना, उसमें कुछ लोग लॉयर्स भी थे, जिनको मतलब उसमें एज ए थर्ड स्टेट ऐसा पूरा एकदम घटिया नहीं था, पूरा क्या बोलते उसको, पूरा कुपोषित वाला जाति वाती नहीं था, उसमें अच्छे अच्छे लोग भी थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पढ़ने का अधिकार भी था, जो थोड़ा राजा के क्लोज भी थे, तो उनको लॉयर का जॉब मिलता था। कोई एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे रहता था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोस्ट पे भी रहता था। ठीक है, और ये जितने भी लोग थे, जो प्रॉस्पेरस लोग थे, जो थोड़ा वेल्दी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो एजुकेटेड लोगों के अंदर एक थॉट था। उनके अंदर क्या थॉट था, एजुकेशन के थ्रू ये थॉट पॉसिबल हो पाया होगा कहीं ना कहीं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि वो मेरे दिमाग को खोलता है। तो उसके अंदर, उनके अंदर एक थॉट ये जनरेट हुआ कि नहीं, प्रिविलेजेस जो है, जो प्रिविलेजेस है वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। प्रियोरिटी बाय बर्थ नहीं किसी को मिलनी चाहिए, प्रियोरिटी मिलनी चाहिए आपको मेरिट के हिसाब से। आपको प्रियोरिटी मिलना नहीं चाहिए, आपको उसको गेन करना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेटेड एंड बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटी आल्सो। वो बिलीव करते थे कि जितने भी, चाहे फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबके लॉ इक्वल हो। ठीक है, और जो सोशल स्टेटस है उनका, वो उनका जो मेरिट के आधार पे हो, जो उनका सोसाइटी में स्टेटस है वो मेरिट के आधार पे हो, ना कि प्रायोरिटी के हिसाब से कि नोबिलिटी है, कलर्जी है तो उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे, और थर्ड स्टेट है तो उसको नली में गिरा देंगे। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, और ये एजुकेशन की वजह से लोगों में ये थॉट जनरेट हुआ कि नहीं, मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए, हर किसी को प्रिविलेज तो मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका स्टेटस आपका पोस्ट डिफाइन करेगा, आपका वर्क हार्ड वर्क डिफाइन करेगा। ठीक है, सो सोशल स्टेटस ऑन मेरिट नॉट ऑन बर्थ, यानी कि आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो बर्थ पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, दिस पुशेस एन आइडिया ऑफ इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम इन सोसाइटी। इसकी वजह से लोगों में एक थॉट जनरेट हो रहा था, फ्रीडम का थॉट जनरेट हो रहा था, थर्ड स्टेट से फ्रीडम का थॉट जनरेट हो रहा था। ठीक है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इस तरह का थॉट जनरेट हो रहा था। इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, सब कोई फ्री होना चाहिए, सबका स्टेटस हाई होना चाहिए, किसी को किसी के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, प्रिविलेजेस किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलना चाहिए, सबके लिए इक्वल हो कि भाई सब कोई टैक्स पे करे इक्वल, फर्स्ट सेकंड वाले ना पे करे, थर्ड वाले पे करे, तो ये इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा काम करते हैं फ्रेंच फिलोसफर्स। ठीक है, अब इसमें एक नया रीजन हम लोग ये जोड़ सकते हैं कि फिलोसफर्स का एंट्री भी बहुत अच्छा काम करता है।
लोगों में इस भावना को जनरेट करने के लिए कि हाँ भाई ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, फ्रांस में जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। थर्ड स्टेट को इस तरह से जनरेट परेशान करने की जरूरत नहीं, मतलब थर्ड स्टेट को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह का थॉट लोगों के मन में चल रहा था कि भाई इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। उसमें से 3 हम लोग को इंपॉर्टेंट फिलोसोफर का नाम बिल्कुल एकदम ध्यान से याद रखना है, उनके बुक्स का नाम और क्या उनका थॉट था वो याद रखना है। देखो सबसे पहले है जॉन लॉक। अब इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत लोग इनको जॉन लॉकी भी बोलता है, लॉकी है कि लॉक पता नहीं चलता, ठीक है, जॉन लॉक है, ठीक है। इनने बुक लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक कौन सा था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किसने लिखा था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो बोलते थे कि हमारा कनेक्शन सीधे किससे है? ऊपर वाले से। हमारा कनेक्शन सीधे किससे है? भगवान से। और प्रजा के लिए हम ही क्या है? भगवान है। आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और प्रजा के लिए हम ही भगवान है। तुमको जो बोलना भगवान से हमसे बोलो, तुमको जो शिकायत है भगवान से हमसे बोलो, भगवान जो हमको बोलेंगे वही सोल्यूशन हम देंगे। यानी खुद को वो भगवान के एक तरह से स्वरूप में रखते थे प्रजा के आगे। तो ये जो जॉन लॉक है अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इसको रिफ्यूज करते, मना करते कि नहीं ये चीज तो होना ही नहीं चाहिए। राजा भी हम आम लोगों की तरह क्या है? एक इंसानी है, बस वो स्पेशल घर में पैदा हो गया है, ठीक है। जैसे सलमान खान है, थोड़ा सा हीरो है, हम लोग की तरह है, वो भी इंसान, सुबह सुबह उसको भी जाना ही पड़ता होगा बाथरूम, तो हम ठीक है, वो भी खाना खाता होगा, हाथी से खाता होगा चाहे चम्मच से खाता होगा, ठीक है। तो है वो हम लोग की तरह ही नॉर्मल इंसान ही है। तो ये बात को रिफ्यूज किया कि भाई वो कोई भगवान नहीं है, वो भी राजा भी क्या है? एक तरह से इंसान ही है। एंड ही आल्सो रिफ्यूजेस द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। उन्होंने एब्सोल्यूट राइट, अगर याद हो तो एब्सोल्यूटिज्म समझा रहे थे कि भाई जो राजा बोल दिया वही सच है, और जो राजा बोल दिया वही मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको भी मना किया कि ये नहीं होना चाहिए कि राजा बस वर्ड जो बोल दिया उसी से सब कुछ पूरा चेंज हो जाएगा। पूरा रूल राजा के वर्ड्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि राजा हो सकता है अनपढ़ हो, राजा हो सकता है अनपढ़ हो, ठीक से डिसीजन ना ले। हालांकि ये बोलना गलत है, क्योंकि सबसे अनपढ़ राजा अकबर है और सबसे बढ़िया बढ़िया डिसीजन वही लिया है। और सबसे पढ़ा लिखा राजा मोहम्मद बिन तुगलक, और सबसे बेकार डिसीजन भी वही लिया है, ठीक है। तो ये तो बोलना गलत है पढ़ाई वाला, लेकिन खैर वो क्या रिफ्यूज कर रहा है कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की का जो होता है ना एब्सोल्यूटिज्म, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, रूल जो वो बोलेगा उससे नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिलोसोफर है वो है रूसो। रूसो अगले फिलोसोफर हैं, वो लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल। सिंपल समझाते हैं इसको, थोड़ा उसको। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलते हैं कि ऐसी एक गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के बीच जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्नमेंट में क्या करे? लोगों की बातों को रखे। यानी कि कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे सांसद सुशील बाबू है, तो सुशील बाबू जो है वो पार्लियामेंट में हमारे प्रॉब्लम्स को रखें, जिस क्षेत्र में है जो लोगों का प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करें, गवर्नमेंट तक उन बातों को पहुंचाए कि हाँ यहाँ के लोगों में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो बोल रहे थे कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो गवर्नमेंट तक उनकी बातों को पहुंचाए, एक कनेक्शन बने बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, एक कनेक्शन बने थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो ये समझ में आ गया होगा रूसो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू अपने स्पिरिट ऑफ लॉ में बोलते हैं कि पावर का डिवीजन होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू थर्ड फिलोसोफर है, उनका बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें वो बोलते हैं कि पावर का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। जो पावर है उसको डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में। इन 3 पार्ट्स में क्या होना चाहिए? पावर का डिवीजन होना चाहिए। और तुरंत ही इस चीज को फॉलो कर लेता है अमेरिका। तुरंत इस चीज को क्या कर लेता है? अमेरिका फॉलो कर लेता है। यूएस जो है इस चीज को, जो पावर का डिवीजन है, इसको फॉलो कर लेता है और फटाक से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के, हालांकि 13 जो उसकी कॉलोनीज थी उसको फ्री करवाया था फ्रांस ने, ठीक है। तो फटाक से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के इंडिविजुअल राइट की बात करता है। देखो इंडिविजुअल राइट, तो अमेरिका जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब है कि हर किसी नागरिक को अधिकार होगा। और ये कहीं ना कहीं फ्रेंच फिलोसोफर को और पुश देता है कि अपने बातों, जो उनका इक्वालिटी का थॉट था, जो उनका थॉट था कि हाँ सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलना चाहिए, सबके पास राइट्स होना चाहिए, उनको एक पुश मिल जाता है फिलोसोफर्स को कि हाँ इस बातों को हम लोग को फैलाना चाहिए।
अब इस बातों को हर जगह हम लोग को भेजना चाहिए। यूएसए का एग्जांपल लेने के यूएसए के में जो इंडिविजुअल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला आया था, इस वजह से फिलोसफर को लगा कि हाँ हमको भी इस बात को, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसको और स्प्रेड करना चाहिए। और फ्रांस में ये फिलोसफर का बात धीरे धीरे हर किसी को पता चलने लगता है, हर जगह फैलने लगता है। बड़े बड़े जगह से लेके सलून्स तक लेकर, हर जगह सलून लेके, चाहे बड़ा बड़ा जगह लेके, मार्केट लेके, हर जगह उनका बात फैलने लगता है। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, हर जगह फिलोसफर्स का बात चलने लगता है। लोग ग्रुप बना बना के जोर जोर से उसकी बातों को पढ़ते थे, फिलोसफर की बातों को पढ़ते थे, ताकि जो लिख पढ़ नहीं सकते उनको भी समझ में आए क्या बोला जा रहा है। और इस वजह से जनता में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते जा रहा था। जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा था इस न्यूज से भी कि लुई 16 जो है वो टैक्स बढ़ाने वाला है, थर्ड स्टेट के लिए टैक्स और बढ़ाने वाला है, ताकि जो उसका स्टेट का जो खर्चा है वो निकल सके। इस वजह से धीरे धीरे लोगों के बीच में क्या और टेंशन बढ़ते जा रहा था, और उनके बीच में गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि हमसे ऑलरेडी तो एक तो हमारे पास राइट्स नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिलोसोफर की बातें सुनकर ऐसा फील हो रहा था। प्लस में लुई 16 जो है वो क्या कर रहा है, टैक्स बढ़ाते जा रहा है। लुई 16 और टैक्स बढ़ाने वाला है। इस वजह से लोगों के बीच में और गुस्सा क्या जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम लोग कनेक्ट कर पाए तो देख पा रहे हैं कि ये सब रीजन बनते जा रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक का, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का। ये सब क्या होता जा रहा है, रीजन बनते जा रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, फिलोसोफर का जो थॉट्स है उसकी वजह से लोगों को माइंड चेंज हो रहा है कि हाँ जो फिलोसोफर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो हर किसी के पास होना चाहिए। हम लोग थर्ड स्टेट के हैं तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सोसाइटी किस तरह से चेंज कर रहा है, टैक्सेशन मेथड किस तरह से चेंज कर रहा है, तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, एक रीजन बनते जा रहा है, कॉजेस बनते जा रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ।